ऑल्सी की तरफ से ये कूलर मैंने रिसेंटली मंगवाया है। ये ऑल्सी का वॉरियर्स W90। ये कूलर आपको अमेजोन पे कुछ 3,500 रुपये का मिल जाएगा। अब अगर आप एस्थेटिक के शौकीन हो और आपके कंप्यूटर में जो CPU लगा हुआ है उसका TDP रेटिंग 60 वाट से नीचे है, तो क्या आप इस कूलर को कंसीडर कर सकते हो? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट केस लिया है, RGB से पूरा कंप्यूटर को भर दिया है, फिर आप एक RGB कूलर लगाना चाहते हो, तो आप इस कूलर को ले सकते हो डेफिनेटली। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका RGB लाइटिंग्स कैसा है और ये किस तरीके से कूलिंग करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या है। तो बॉक्स में सबसे ऊपर आपको एक कंटेनर मिल जाएगा। इस कंटेनर के अंदर मिल जाती है एक मैनुअल एंड एक इंस्टॉलेशन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर ये मेटल का होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। उसके बाद है हमारा मेन यूनिट CPU कूलर। वॉरियर्स W90 में आपको RGB फंक्शन के साथ साथ टेम्परेचर डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। ऑफकोर्स ये टेम्परेचर डिस्प्ले कितना एक्यूरेट है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसको इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। पहले तो इस ब्रैकेट को मदरबोर्ड के बैक साइड में इंस्टॉल करना होगा। कूलर के स्क्रूज के ऊपर जो कैप्स है इनको निकाल दो, फिर CPU के ऊपर इस कूलर को लगा लो। स्क्रूज को कस दो, कैप्स को लगा दो, काम हो गया। वायरिंग पे हम बाद में आते हैं। जैसे ये कूलर अलग अलग CPU सॉकेट्स को सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली उनकी मेजरमेंट्स भी अलग अलग होगी। तो इस कूलर को इंस्टॉल करने के लिए आप यहां से एडजस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जो पीछे की ब्रैकेट है उसमें भी एडजस्टमेंट करने की ऑप्शन है। कूलर की बैक साइड कॉपर की है, तो अगर आप इन फ्यूचर लिक्विड मेटल थर्मल पेस्ट का यूज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अभी तो दोस्तों थर्मल पेस्ट प्री इंस्टॉल्ड आया है, तो अभी थर्मल पेस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है। थर्मल पेस्ट को आपको स्प्रेड करने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही किया गया है। बात कर लेते हैं सपोर्टेड CPU सॉकेट्स की। तो मेनली ये CPU कूलर इंटेल के CPUs के लिए हैं। LGA 1700 के साथ LGA 1200, LG 115 सीरीज में आप इस कूलर को इंस्टॉल कर सकते हो। 115 सीरीज मतलब LG 1151, LG 1150, LGA 1155 के साथ आप इस कूलर को आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। कूलर की जो टेम्परेचर डिस्प्ले है उसमें टेम्परेचर को शो करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है और इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको इसके मैनुअल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे QR कोड भी है। इस QR कोड को स्कैन करके मुझे इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, तो वो भी हम बाद में करेंगे। इस कूलर को इंस्टॉल करने से पहले जरूर ध्यान रखना कि आपके कंप्यूटर की जो CPU है उसकी TDP रेटिंग 60 वाट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी कि बेस्ट रहेगा आप इस कूलर को i3 एंड i5 CPUs के साथ इंस्टॉल करो। चलो अब इसके कनेक्टर्स या फिर वायरिंग्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मिलती है फैन कनेक्टर, USB हेडर जो जरूरत है इस कूलर की टेम्परेचर डिस्प्ले के लिए। साथ ही साथ आपको मिलती है ARGB हेडर, सेटा पावर कनेक्टर जो इस कूलर की RGB फंक्शन को पावर देगा। अगर मैं इस कूलर की टेम्परेचर मॉनिटरिंग की बात करूं तो इस कूलर के पास खुद के पास कोई भी टेम्परेचर सेंसर नहीं है। मदरबोर्ड में जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं उनका ही वैल्यू ये फैच करता है। बेसिकली CPU के पास जो टेम्परेचर सेंसर है जो CPU का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है मदरबोर्ड की, उसी सेंसर की रीडिंग को ये शो करता है ये कूलर। इसी वजह से जो USB हेडर है वो दिया गया है। USB हेडर को जब तक आप प्लग इन नहीं करोगे तब तक ये कूलर आपको सही टेम्परेचर रीडिंग नहीं देगा। चलो अब इस कूलर के जितने भी कनेक्टर्स हैं उनको प्लग इन कर लेते हैं। मैं इसको जिस मदरबोर्ड में टेस्ट करने वाला हूं इस मदरबोर्ड में कोई भी ARGB कनेक्टर नहीं है, तो ये मेरे लिए एक दिक्कत है, तो इसको हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं। बाकी जितने भी कनेक्टर्स हैं उन सबको मैं मदरबोर्ड के साथ प्लग इन कर लेता हूं। साथ ही साथ इस कूलर की प्रोफाइल भी काफी छोटा है, तो किसी भी कंप्यूटर केस में आप इस कूलर को लगा सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। अब बारी आती है उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की। तो QR कोड को जैसे मैंने स्कैन किया, अब जो लिंक मुझे मिला इस लिंक से मुझे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद ये जो कूलर है ये टेम्परेचर सही दिखाना शुरू कर देगा। अब बारी आती है इस CPU कूलर की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने की। सिर्फ एस्थेटिक होने से कुछ नहीं होगा, चाहे देखने में जैसा भी हो, अगर वो प्रॉपर्ली CPU को ठंडा नहीं कर पा रहा है तो कूलर बेकार है। तो मैं इस केस में जिस CPU को यूज करने वाला हूं है इंटेल की कोर i3 6100। काफी पुराना CPU है, इस वजह से वो ज्यादा हीट भी होगा।
तो इस CPU की स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ Cinebench R23 का। एंड जिस टेम्परेचर मॉनिटर को मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो है HW मॉनिटर। मल्टी कोर में मैंने जब टेस्ट किया तब टेम्परेचर आ रहा था 67-68 डिग्रीज। सिंगल कोर में मैंने टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उतना। चलिए अब कुछ गेम्स के साथ टेस्ट करते हैं। मैंने इसमें राइज ऑफ द टॉम राइडर एंड Assassin's Creed Odyssey को प्ले किया था। दोनों ही बहुत ज़्यादा CPU एंड GPU इंटेंसिव गेम्स है। अब थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिलेगा गेम्स के अंदर इस CPU के चलते, पर फिर भी हम टेम्परेचर को तो यहाँ से मॉनिटर कर ही सकते हैं। राइज ऑफ द टॉम राइडर को मैंने अराउंड 1 घंटा खेला था और खेलने के बाद जो टेम्परेचर है वो लगभग 60 डिग्रीज के आसपास ही वेरी कर रही है। सेम हो रहा था Assassin's Creed Odyssey के साथ, उसको भी मैंने 1-1.5 घंटा प्ले किया था और उसके बाद भी टेम्परेचर 60-62 डिग्रीज के अंदर ही वेरी कर रही है। तो टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं हुआ इस प्रोसेसर के साथ इस कूलर को लगाने से। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के साथ टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो रही है। 2 कोर्स 4 थ्रेड का ये CPU है, इसका TDP रेटिंग है 51 वाट और ये प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल नहीं है। अगर मैं नॉइज लेवल की बात करूं तो न्यूट्रल था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था। अगर मैं फ़ैन की RPM की बात करूं, जो CPU कूलर है उसमें जो फ़ैन है उसका RPM मैक्सिमम जा सकता है 2700। बाय द वे HW मॉनिटर और इस CPU के ऊपर जो टेम्परेचर मॉनिटर लगा हुआ है, दोनों की रीडिंग्स काफ़ी मिलती जुलती है। तो दोस्तों आपने इस कूलर की परफॉर्मेंस देखा, इसका एस्थेटिक देखा, मैं सब कुछ मान सकता हूँ, पर इसका प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये आपको मिलेगा अमेज़ॉन के ऊपर 3300 से लेके 3500 के अंदर। तो मेरे हिसाब से प्राइस ज़्यादा है क्योंकि ये एक एयर कूलर है। साथ ही साथ ये कूलर हर तरह के CPUs को ठंडा नहीं कर सकता। जो छोटे CPUs हैं उनको ये ठंडा कर पाएगा, यानी कि i3 i5 जैसे जो CPUs हैं उनको ये ठंडा कर पाएगा। अगर आप थोड़ा सा और पैसा देते हो, 4800 से लेके 6000 के अंदर अगर आप पैसा देते हो तो आपको AIOs भी अच्छे खासे मिल जाएंगे इस रेंज में। जैसे कि आप डीप कूल की LE 500 को ले सकते हो या फिर कूलर मास्टर की लिक्विड 240L को भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप इतना पैसा एक ऐसे कूलर पे इन्वेस्ट क्यों करोगे जो लिमिटेड नंबर ऑफ CPUs को ही ठंडा कर पाएगा। पर फिर भी अगर आपको इसका एस्थेटिक पसंद आया है तो आप इस कूलर को डेफिनेटली मंगवा सकते हो। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बस दोस्तों मेरा ओपिनियन इस कूलर के ऊपर मैं रख चुका हूं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।